बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। उर्दू के आज के लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद सलीम आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पढ़ेंगे हवाई। नस्सी सबक हमारा जो है हवाई, जो कि एक सफ़रनामा है। उनकी मुसन्फ़ा हैं बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन। तो मुसन्फ़ा का तारुफ़, चूँकि ये ख़ातून है लिखने वाली राइटर, तो इससे यहाँ मुसन्फ़ा लिखा जाएगा, मुसन्निफ़ नहीं लिखा जाएगा। तो मुसन्फ़ा का तारुफ़ बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन ख़ातून सफ़रनामा निगार हैं। 15 अक्टूबर 1928 को हिंदुस्तान के शहर कोलकाता में पैदा हुई। 1 साल की थी, यानी 1900 तकरीबन 1 साल के बाद 1929 में जब इनकी उम्र 1 साल थी, शीरख्वार थी, तो ये पाकिस्तान के वालिदैन आ गए थे। तो लाहौर में इन्होंने अंग्रेज़ी में MA किया और MA करने के बाद इस्लामिया कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी उस्ताद के तौर पर दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक रही। जो इनके शौहर थे अख्तर रियाज़ुद्दीन, जिनका नाम था अख्तर रियाज़ुद्दीन, फॉरेन ऑफिस से वाबस्ता थे इनके, यानी पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा का ऑफिस है वहाँ से वाबस्ता थे। और इस सिलसिले में इन्हें बहुत से ममालिक का सफ़र करना पड़ता था। मुलाज़मत के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में जैसे इनका शौहर जाते अपना सफ़ीर की हैसियत से, तो ये भी उनके साथ साथ रहती, इसलिए इन्हें बेशुमार सफ़र जो है और बेशुमार जो मुल्क या ममालिक है वो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो जो इनकी किताब है 7 समंदर पार, इस किताब पर इनको आदमजी अवार्ड याफ्ता किताब है। ये सफ़रनामा के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत नाम है। 1928 में पैदा होने वाली बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन अभी तक हयात हैं, अल्लाह ताला इनको तवील उम्र दे। और उसके बाद इनके जो बुनियादी चीज़ है निस्वानी रंग, यानी औरतों के बारे में जो एक ख़ास किस्म है अफसाना निगारी के हवाले से, जो चीज़ मर्द हजरात नहीं देखते, छोटी छोटी चीज़ें, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से निस्वानी रंग यानी औरतों के जो मामलात हैं वो उसके बारे में आपको सबक को देखने में मिलेगा। तो इनके 2 सफ़रनामे हैं। एक 7 समंदर पार जो 1963 में शाया हुआ, इस किताब पर इनको आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। और दूसरी किताब है धनक पर कदम, जो 1969 में शाया हुआ, ये सफ़रनामों की किताब है। उसमें से हमारा ये सफ़रनामा लिया गया है, मौखिज़ हमारा धनक पर कदम है। अगर हम सफ़रनामा निगारी की बात करें तो उर्दू के जो अव्वलीन अफसाना निगार हैं उनका नाम है यूसुफ खान कम्बलपोश। ये उर्दू ज़ुबान के पहले सफ़रनामा निगार की हैसियत से पहचाने जाते हैं। और उनका जो पहला सफ़रनामा था वो था अजाबात फ़रंग, जो कि फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया था। फ़ारसी ज़ुबान के बाद फिर उसको उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया। अब आते हैं हम सबक के तारुफ़ की तरफ। अज़ीज़ तलबा, इस सबक में जो चीज़ हम देखेंगे वो अमरीकी रियासत का सफ़रनामा। हवाई ये अमेरिका की एक रियासत है, ना कि मुल्क है। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें मिला के मुत्तहिदा जो है उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो अमरीकी रियासत है सिर्फ एक हवाई, उसका सफ़रनामा है। फिर उसके बाद है अमरीकी तर्ज़ हयात, कि वहाँ के लोगों का जो रहने सहने का जो तरीका है, सलीका है, उसके बारे में गुफ्तगू करेगी मुसन्निफ़ा। अमरीका का मुआशी और मुशर्रती निज़ाम, क्योंकि अमरीका बुनियादी तौर पर एक अमीर मुल्क है, हाकिम मुल्क है, खुशहाली है, तो वो क्या है उसमें मुआशी और मुशर्रती उनका जो रहने सहने का तरीका है, ढंग सलीका है, मुआशरा है, उस पर गुफ्तगू करेंगी। और उसके बाद हवाई का जो तालीमी तनव्वु है, तालीम की बहुत सी अक़साम वहाँ पे हम देखेंगे, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। खाक छाने का शौक, हम सबक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसन्निफ़ा ने इससे पहले बेशुमार सफ़र कर चुकी थी और वो सफ़रनामे के हवाले से वो बड़ी मशहूर थी, एक्टिव रहती थी सफ़र के हवाले से, और बहुत सारा सामान अपना बयान वक्त समेट लेती थी, तो उन्हें ये शौक हासिल था। खानगी मामलात का बयान, खानगी कहते हैं घरेलू मामलात, मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं घरेलू मामलात, उसके बारे में भी आपको कोशिश अंदाज में बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन आपके सामने बात करेंगी। फिर हवाई की मंजर निगारी, एक बड़ा खूबसूरत जजीरा है, फूलों का, पहाड़ों का, सब्जा, बेशुमार चीज़ें और मिला के हवाई की जो मंजर निगारी वो बहुत खूबसूरत आपके सामने, खूबसूरत जजीरे का खूबसूरत अंदाज में आपके सामने पेश करेंगी। तो सिर्फ क्या ये सफ़रनामा है हवाई, और इसका जो मौक़िज़ है वो धनक पर कदम, ये मुसन्निफ़ा की किताब का नाम है जिससे ये जिससे ये सफ़रनामा लिया गया है। ये तो था मुसन्निफ़ा का तारुफ और सबक का तारुफ। अब हम आते हैं
इनमें जो पहला लफ्ज मैंने लिखा हुआ टोक्यो, ये जापान का दारुल हुकूमत है। उसके बाद है होनोलुलु, ये हवाई का दारुल हुकूमत है, जो अमेरिका की रियासत है हवाई, उसके दारुल हुकूमत का नाम है, जैसे हमारे दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। तो बहर काहिल ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। ओखली में सर देना यानी जानबूझकर खतरे में पड़ना, कसरे शान समझना, अपनी शान के खिलाफ कोई बात समझना। और उसके बाद इंडिया, ये हिंदुओं की एक तिजारती कौम है जो बड़ी कंजूस समझी जाती है। ये लोग तिजारत करते हैं लेकिन ये बड़े कंजूस समझे जाते हैं। उस कौम का जिक्र किया उसने। फिर उसके बाद आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी हकीकत हाल से वाकिफ होना कि जब वास्ता पड़े तो फिर जो मामला है उसके बारे में आपसी शनासाई होती है। दिवालिया होना, कंगाल होना। शैतान की आंख बहुत लंबी चौड़ी, ये मार्केट का जिक्र करते हुए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं कि सुपर मार्केट, आगे चल के हम सबक में देखेंगे। तो जो 10 बड़े बाजार थे उनका महाभारत गुरु थी, उसके बारे में उसको कहा कि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मार्केट की उसमें शैतान की आंख का नाम उसने तंज़िल कहा है। 10वीं शीर खार बच्चे, उस मार्केट के बाहर शीर खार के बच्चे थे, उनको संभालने और जो रखने के इंतजाम थे वहाँ आसानी के साथ शॉपिंग की जा सकती थी। तो वहाँ जो शीर खार बच्चे थे उनके लिए संभालने रखने की जगह को वहाँ नर्सरी कहा जाता है। बेसरों का, जिसका कोई सार पाँव ना हो। अर्जी कुर्बत यानी जमीनी फासला ना होना। फिर अर्जी कुर्बत जमीनी फासला ना होना। अजली रकाबत यानी दरीना पुरानी दुश्मनी। गुल आवेजा, गुल आवेजा का मतलब होता है फूलों से लदी हुई। युनकान इल्म, इल्म के मुतलाशी, इल्म को तलाश करने वाले यानी कि तालब इल्म। तलब यानी बहुत सी अक़साम, तरह तरह की किस्में, यानी बहुत सारी चीज़ों का बहुत सी अक़साम में मौजूद होना। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम आते हैं सबक के जो अहम नुक़ात हैं उनकी तरफ। उनमें क्या है? तवील सफ़र का आगाज़, सफ़र का खौफ, कोलकाता और गालिब, ये हमारा जो पहला सफ़र है सबक का, उसके बारे में। उसके बाद जो सबक का हमारा दूसरा सफ़र, उसके बारे में जज़ीरा हवाई की दरीना रस्म, औकात का फ़र्क यानी वक्त का हिसाब से मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ औकात होते हैं, घर देखने का शौक़, ये हमारा सबक का दूसरा सफ़र है। उसके बाद तीसरे सफ़र पे हम आएंगे तो जज़ीरा उफ़ुक़ का अव्वलीन मुआयना, मोनो बाबे की इनफरादियत, ठीक है जी, सुपर मार्केट का बयान। उसके बाद हमारा जो आखिरी सफ़र उस पर घरेलू सामान की खरीदारी, हवाई यूनिवर्सिटी की खसूसियात, ईस्ट बीच सेंटर की इनफरादियत, जापानी बाग की खूबसूरती और मुशर्रती तनावुर के अहम नुकात हैं। ये वो अहम नुकात हैं जिनको आप इकट्ठा करके या तरतीब के साथ सबक पढ़ने के बाद इस हिसाब से आप इसका खुलासा लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इनकी तफसील की तरफ कि अगर हमें इसकी वजाहत करनी है तशरीह नुकात के हवाले से तो हम इसको कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि हवाई कंपनी का इंतखाब, तवील सफ़र जब उसने आगाज़ किया तो कराची से मुसन्फ़ा का जो सफ़र है वो शुरू होता है और कराची के बाद वो कोलकाता, कोलकाता से फिर ये कोलकाता हिंदुस्तान के शहर का नाम है। उसके बाद हांगकांग पहुँचती हैं, हांगकांग के बाद वो टोक्यो जो जापान के दारुल हुकूमत का नाम है, और उसके बाद में जो उनकी आखिरी मंजिल मकसूद थी वो थी हवाई यानी अमेरिका की वो रियासत जहाँ उसके शौहर 3 माह पहले जा चुके थे। उसके बाद सफ़र का खौफ कि हवाई सफ़र जो है वो बेमज़ा और खौफनाक था, और उसके बाद तूफान का मुसलसल खदशा या ख़तरा मौजूद रहता था। अब जो ज़मीनी सफ़र होता है उसमें हादसा की सूरत में जान बचने के काफ़ी सारे चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन हवाई सफ़र जो होता है उसके बारे में ये बड़ा खौफनाक अमल है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रुनुमा हो जाता है तो ज़िंदगी के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए उसने कहा कि तूफान का मुसलसल खतरा, कि बिलखसूस जब टोक्यो से हवाई जाएंगी तो वहाँ उनके जो सफ़र का है किताब में पढ़ेंगे तो मुसलसल खतरा रहता है। उसके बाद है कोलकाता और गालिब, ये मुसन्फ़ा की जाए पैदाइश है। कोलकाता मैंने आपको बताया कि 1 साल की शीरखार थी जब इनके वालिदैन इनको लेकर पाकिस्तान आ गए थे। तो ये मुसन्फ़ा की जाए पैदाइश है, और जाए पैदाइश से इंसान को एक ख़ास उन्स होता है, ख़ास मोहब्बत होती है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद इंडियन अमले का जो रवैया था उनके साथ वो बड़ा गैर मुनासिब था।
कि वहाँ पहले पुलिस वालों को थाने में इतला देना पड़ती थी कि मैंने सैर के लिए आई हूँ, इस घर से आई हूँ, और उसके बाद जो कस्टम अमला था उनके साथ उनका रवैया बड़ा गैर मुनासिब था। तो मुसन्निफ़ा तंग आकर कहती है कि खुदा किसी शरीफ आदमी को कोलकाता ना ले जाए। फिर उसने कहा कि गालिब का सफर और कोलकाता, गालिब ने कई बार कोलकाता का सफर किया, लेकिन उसने कहा कि ये बड़ा खूबसूरत सफर होता है। तो मुसन्निफ़ा कहती है मुझे तो समझ नहीं आती कि ये गालिब ने क्यों कहा था कि कोलकाता का सफर बड़ा अच्छा होता है, बड़ा हसीन होता है, मुझे तो ऐसा मालूम नहीं होता। और उसके बाद जब वो सफर में रवाना होती हैं कराची से लेकर हवाई तक, उन्हें 4 एयरलाइन तब्दील करना पड़ी, यानी 4 फ्लाइट्स जो हैं वो उनको तब्दील करना पड़ी। तो उसके बाद हमारे पास है जजीरा हवाई की दारीना रस्म। दारीना यानी पुरानी रस्म है कि जो भी हवाई में जाता है, इनको फूलों की वादी भी कहा जाता है, बड़े खूबसूरत और तरह तरह के फूल होते हैं। तो वहां जब पहुंचते हैं, जो भी मुसाफिर बाहर से जाता है हवाई पहुंचता है, तो उनका फूलों के साथ फूलों के गजरे पहनाए जाते हैं, इस्तकबाल किया जाता है फूलों के साथ। ये उनकी पुरानी रस्म है। हसरत तमाम लेकिन जब वहां पहुंचती है तो क्या देखती है कि उनके शौहर एयरपोर्ट पे उनको लेने मौजूद नहीं थे। और उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि हवाई और टोक्यो का जो सफर था वो तकरीबन 24 घंटे का फर्क था, इसलिए उन्होंने जो तार या पैगाम भेजा उसके मुताबिक उन्हें समझने में गलती हुई। और उसके बाद जब वहां जाके तो हसरत नातमाम रह जाती है कि फूल पेश नहीं किए जाते। फिर शौहर से दारीना शिकवा करती हैं कि आप मुझे ले रही हैं वक्त पे। तो उसके बाद उन्हें बताया जाता है, जब उन्हें मालूम होता है कि यहाँ और वहाँ के वक्त का 24 घंटे का फर्क है, तो फिर जाकर उनको जो मामलात है उनको समझते हैं। उसके बाद औकात का फर्क कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों के मुख्तलिफ औकातकार होते हैं। हर मुल्क का जो हमारे वक्त का तयन है पाकिस्तान के हिसाब से दीगर ममालिक के साथ, तो औकात का फर्क रहता है। घर देखने का शौक, जैसे कि मैंने आपको वहां पहले मुसन्निफ़ा के तारीफ में पॉइंट दिया था, निस्वानी रंग। तो खवातीन चूंकि औरतों का ये पेशा है तो वो घर देखने को तरजीह देती हैं, चीज़ें को देखने में जो चीज़ें बिलखसूस मर्द हज़रात नहीं देखते, औरत निस्वानी रंग में उसको अच्छी तरीके से देखती है। क्या रंग देखती है? उसको घर देखने का बड़ा शौक होता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसका जो शौहर होता है उसको कहता है आप अपना देखें, आप सुबह उठ के देख लेना। और उसकी वजह भी आगे चल के आप सबक में पढ़ेंगे कि घर में इतना कुछ फालतू पड़ा था जो कि गैर जरूरी था। मर्दों का घरेलू रवैया, उसके बाद निस्वानी हुस्न के बाद जो मर्दों का रवैया होता है, आप देखेंगे सबक में पढ़ेंगे, तो वो जो उनके शौक थे वो चीज़ें होते नहीं थे, जो भी चीज़ें थी मोजे थे या जो भी चीज़ें थी बर्तन थे, वो दोबारा उठा के रख देते और वो नए ले आते इस्तेमाल के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ ऐसे पूरा कर करके अंदाज में पड़ी थी। शौहर की पसंदी क्या था कि शौहर इतने सुस्त रहे कि कोई भी चीज़ को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। जो चीज़ जहाँ पड़ी है वैसे पड़ी रहती थी और वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे। घर का ये माहौल देखकर उसने तसाल पसंदी का शौहर को ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके लिए। और उसके बाद इसी तरह शौहर की सुस्ती और पाई कि जो चीज़ जहाँ पड़ी रहती है उसी अंदाज में वहाँ पड़ी रहती है। तो ये दो पहले असबाक, जो पहले दो असबाक के जो पहला है अपना हमारा सबक है हवाई, उसके जो पहले दो सफ़ात हैं, उसके बाद हम इसको अब हम सबक की तरफ आते हैं, रीडिंग की तरफ, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बकिया सबक की तरफ हम इसको देखेंगे। तो हवाई अब मुसन्निफ़ा कहती है दुनिया के हसीन सफ़र हमेशा मुझ पर मुसल्लत रहे हैं। ये एक और सही मुसल्लत का मतलब होता है काबिज़ रहे। हसीन का मतलब दिलकश होता है। कुछ इतने लंबे हवाई सफर का डर कुछ एक साहिबा ने डराया कि टोक्यो यानी जापान का जो दारुल-हुकूमत है, टोक्यो से होनोलुलु तक नीचे बहरुल काहिल है और ऊपर खुदा। बहरुल काहिल दुनिया का बहुत सबसे बड़ा समंदर है। उसने कहा कि बस अब नीचे ऊपर खुदा है तो नीचे सारा समंदर है। कहीं जमीन का जरा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई नहीं देता। ढारस कहते हैं तसल्ली को, कि आपको हौसले के लिए जमीन आपको नीचे कहीं नजर नहीं आती। और इस मामूल के मुताबिक अगर तूफान आ जाए तो फिर अलामान यानी खुदा की पनाह। सफर अल्लाह करते गुजरता है, पेट में हौल उठे यानी खौफजदा होना, बार बार खदशा होना, डर लगना। लेकिन मेरे मियाँ 3 महीने पहले जा चुके थे, इसलिए मुराजत नामुमकिन थी, यानी उनकी जो वापसी थी वो नामुमकिन थी। ओखली में सर्द, ये मैंने आपको बताया, यानी मुसीबत अपनी मुसीबत आप गले डालने को कहते हैं। इन धमकों से क्या डरना, ये एक मुहावरा है। बोरिया बिस्तर या बोरिया बिस्तर मुहावरा तन इस्तेमाल किया है मुसन्निफ ने। बिस्तर तो होता ही नहीं, मुझे मुहावरे की बात है। घर समेट कर एक गैराज में बंद किया। गैराज कहते हैं गाड़ी खड़ी करने की जगह को। घर समेटने में अब ताक हो गई हूँ। ताक का मतलब माहिर हो जाना।
इस तरह पल भर में उसकी गठरी बांधकर अलग करती हूँ कि गोया कभी था ही नहीं। सबसे छोटी बेटी जो अब कॉलेज के पहले साल में थी, 7 होली, यानी वो मेरे साथ चल पड़ी, जो उनकी बेटी फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म थी। बड़ी 2 लड़कियों के बीए के इम्तिहान थे, उनको 2.5 महीने बाद आना था। कराची पहुंचकर BOAC का टिकट बुक कराया। ये एक एयरलाइन है अपना बरतानिया की, उसका नाम है। इस गरीब एयरलाइन से अगर जाना तो 24 घंटे की गुंजाइश रखनी चाहिए। अगर आपने जाना तो 24 घंटे पहले आपको टिकट खरीदना होगा। अगर 26 को जाना है तो 25 की सीट बुक करवाओ, क्योंकि ये 1440 मिनट से कम लेट होना कशरे शाम समझती है। 1440 मिनट का मतलब होता है 24 घंटे। कसरे शाम यानी अपनी शाम के खिलाफ समझती है, ये हमेशा लेट आती है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा इसी हवाई कंपनी को चुनती हूँ, यानी मुंतखब करती हूँ, क्योंकि इसकी नशिस्त यानी सीट आरामदेह होती है और अमला तमीज़दार होता है। तो खैर, हम पहली टिक्की कोलकाता में लगाई। टिक्की का मतलब स्टॉप करना, रुकना, ठहरना। कोलकाता मेरी जाए पैदाइश है, हालांकि मैं सिर्फ 1 साल की शीरखार वहां से लेकर ले आ गई थी, लेकिन फिर मैंने उस जगह से खास उन्स था, यानी मोहब्बत थी, उसको देखने का अरमान था। अरमान का मतलब होता है ख्वाहिश होना। लेकिन मेरे जज्बात ने हमेशा मुझको धक्के खिलवाए। धक्के खिलवाने का मतलब होता है जलील करवाना। एयरपोर्ट से लेके पुलिस स्टेशन तक जो मेरा और बाकी कुछ जैसे स्याहों कहते हैं सैर करने वालों को का हाल हुआ, वो नागुफ्ता मतलब का मतलब होता है नाकाबिले बयान। खुदा किसी शरीफ आदमी को कोलकाता ना ले जाए। अगर मिर्जा गालिब ने इसमें से कुछ देखा तो हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर और बीना पुलिस ने पहले देखा होगा। ये मैंने आपको बताया था, जो बीनिया ये एक तिजारती कौम थी, उनकी जो बड़ी कंजूस समझी जाती थी। किस्सा कोताही यानी बात खत्म करते हुए हमने जल्दी अपनी जान छुड़ाई और हांगकांग रवाना हो गए। वहां जाकर रूह खुश हो जाती है। ताजा दम होकर टोक्यो रवाना हुए। रास्ता सख्त तूफान था, कमबख्त फैन एम, पुराना खटार। जहाज 4 घंटे लरजता रहा और हमें भी लरजाता रहा, यानी कांपता रहा, और हमें भी इसी अंदाज में थरथराहट महसूस होती रही। साथ बैठा जापानी ताजिर तसल्ली देते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं, जब टोक्यो से हवाई जाओगी तो हवाई जहाज ऐसे उछलेगा जैसे छाछ में गई हो। यानी उसने मिसाल दी, एक मुहावरा लिखा हुआ है कि आपको इस अंदाज में जैसे छाछ में गईयों को उछाला जाता है, इस अंदाज में आप पूछेंगी। हमने इन्ना लिल्ला पढ़ लिया और इरादा कर लिया कि मियाँ को हवाई पे ही रहने दें और हम टोक्यो में उनकी वापसी का इंतजार करें। लेकिन खाक छानने का सफर का शौक खौफ खतर गालिब आ गया। खाक छानने से मुराद सफर करना, तो सफर बरकत का नाम है कि आपने हरकत करते रहना है। और जनरल शेख इरादा कर लिया, खौफ खतर गालिब आ गया और जनरल शेख और रहने दें और हम टोक्यो में उनकी वापसी का इंतजार करें। यानी जापान का जो दारुल हुकूमत है वहां हम रुकते हैं, उनकी वापसी का इंतजार करते हैं। अच्छा जी, बेगम शाह की खातर मदारज का मजा चाहकर 2 दिन टोक्यो ठहर कर जाल तो जलाल तो कहते हुए जापान एयरलाइन बैठ गई। ठीक है जी, खातर मदारज यानी उसकी जो खातर मदारज उसकी देखभाल करना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हवाई जहाज चला तो हमने अल्लाह से लाकर दुआ मांगी, या रब हमारी इज्जत रख ले और खैर से सफर पूरा हो। मेरे मौला ने मेरी मुराद ऐसी पूरी की कि सारा सफर आसमान में रेशम की तरह सरसर करता गुजर गया। मैंने इतना खुशगवार 6 घंटे कभी नहीं गुजारे थे। रात को 10:30 बजे हमारा जहाज हवाई के दारुल सल्तनत होनोलुलु में उतरा। मियाँ को तार दे दिया था। तार का मतलब था पैगाम देना। उम्मीद थी कि हवाई अड्डे पर हार लेकर पहुंचेंगे। जजीरा हवाई की ये एक रस्म दरीना है, पुरानी रस्म है। रस्म दरीना आपको बताया, हर आने वाले का फूलों के साथ हसीन गजब से इस्तकबाल किया जाता है। इसलिए अरमान था कि कम अज कम मियाँ तो फूल निशावर करने जाएंगे। लेकिन मियाँ रियाजुद्दीन साहब हस्बे मामूल गायब। रात का वक्त, मुझे इनका पता भी नहीं मालूम। जनाब बिल्ली की तरह 3 घर तब्दील कर चुके थे। हवाई की यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ईस्ट वेस्ट सेंटर से पूछे। इतने में एक टैक्सी वाला आगे बढ़ा, मैं वहां तक आपको ले जाता हूँ, बाकी फिर देखा जाएगा। हाई राइज हॉस्टल तक पहुंचे। ये वो मकाम जगह का नाम था जहां वो रहते थे पहले। ऊंची ऊंची इमारत, बत्तियां जल रही थी, तलबा पढ़ रहे थे। लेकिन हमारे मियाँ निदारत, यानी निदारत का मतलब होता गायब होना, वहां ना होना। गुस्सा और परेशानी दोनों मिल गया। ये अच्छा इस्तकबाल हो रहा है। रात के 12 बजे, 3 महीने बाद बीवी आई है वगैरह वगैरह। इतने में एक कार लड़कियों से लदी फदी चीखती चिल्लाती आन कर रुकी। अनजान शख्सों ने मेरे गले में हाथ डाले। पीछे एक और कार में एक कार, उस पर गिटार पर कुछ नौजवान, गिटार साज बजाने वाले आले को कहते हैं, नौजवान हवाई के गीत गाते हुए उतरे और इन नौजवानों में छुपे हुए मियाँ रियाजुद्दीन मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे।
इससे पहले कि मैं हस्बे मामूल बरसती यानी नाराज़गी का इजहार करती, उनकी सहेलियों ने समझाया कि तार पढ़ने में गलत फहमी हो गई है। हवाई का वक्त जापान के वक्त से 24 घंटे पीछे है, इसलिए अक्सर तारीखों में गड़बड़ हो जाती है। तो हमने चलकर कहा कि असल गड़बड़ तो हमारी शादी की तारीख से ही शुरू हो गई थी। बहरहाल खुदा का शुक्र अदा किया, टैक्सी वाले का शुक्रिया अदा किया और फिर घर के लिए रवाना हो गए। उसके बाद मुझे घर देखने का शौक, लेकिन रियाज साहब टालते रहे, यानी मना करते रहे कि तुम सुबह आराम से देखना, अभी कमरों में बत्ती मत जलाओ। और इसकी वजह समझिए कि जब घर के हर कोनों में मनो कूड़ा और गिरदो गुबार देखा, हर तरह से मैले बूसे और रुमाल, जेब से थेथर, सैनमा फ्लोर शोज की पर्चियां और रेजा गारी मतलब खुले पैसे हुए। पेंट्री में 5 दिन से बर्तन बगैर खुले पड़े हुए थे। मियाँ बजाय बर्तन धोने के नए बर्तन निकाल कर इस्तेमाल करते जाते थे। इसी तरह दर्जनों मोजे, रुमाल, बुनियाद खरीद डाले ताकि पुराने धोने ना पड़े। बहरहाल रात के 2 बजे तक उद्यम मचता रहा, यानी शोर शराबा होता रहा। फिर हमसाये की गरजदार आवाज़ आई, खामोश। हम अमूमन हमसाये की बात नहीं सुनते, लेकिन ये हमसाया हवाई का मशहूर पहलवान और हैवीवेट चैंपियन था और नाम भी था हार्ड बेल्ट हेड्री, इसलिए इसके एक तंबीह ही काफ़ी थी। 2 मिनट के अंदर सब लड़के लड़कियां गायब। खैर हम थके हारे सो गए। वल्लाह आलिम कब उठे। तो अजीज तलबा, ये आधा सबक आज हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर के तहत फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।